नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। जैसे कि हमारा जो है जवाबदेही एवं अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके बारे में देखा, उपभोक्ता फोरम के बारे में देखा, सूचना आयोग जो कि राज्य सूचना आयोग उसके बारे में भी देखा, महिला आयोग, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम जो देखने वाले बाकी के जो बचे आयोग है, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे धीरे धीरे हम देखने वाले हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जवाबदेही एवं अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अब जब मानव अधिकार की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय मतलब एक प्रकार से मानव अधिकार होते क्या हैं, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा कि मानव अधिकार है। तो मानव अधिकार जो है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की हम बात करें, यूनाइटेड नेशन मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार ये अधिकार एक प्रकार से, जैसे जाति की अगर बात कर लेते हैं हम, लिंग की बात कर लेते हैं, भाषा की बात कर लेते हैं, या फिर जो है राष्ट्रीयता की बात हम कर सकते हैं, या फिर धर्म की बात कर सकते हैं। तो इनमें से देखें हम तो इनमें से किसी अन्य आधार पर जो है किसी क्या बोलते हैं जो भेदभाव है, भेदभाव किए बिना, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें से किसी अन्य के आधार पर बिना भेदभाव किए हम एक प्रकार से सबको क्या कर सकते हैं, सबको एक प्रकार से अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। तो उसको एक प्रकार से मानव अधिकार बोला जा सकता है। मानव अधिकार में मुख्य रूप से हम देखें तो जैसे जीवन की बात कर लेते हैं, जीवन जीने की जो स्वतंत्रता होती है, साथ में जो गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार इसके अंतर्गत दिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको कहाँ देखने को मिलती है, आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, और शिक्षा का अधिकार, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये मानव अधिकार कहलाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हकदार यहाँ पे होता है, तो इनको हम एक प्रकार से मानव अधिकार बोल सकते हैं। अब मानव अधिकार आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए कंप्लीट इंडिया के अंतर्गत इसका जो है क्षेत्र हम देख सकते हैं, और फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट जो नेचर है इसका एक प्रकार से देख सकते हैं, हेडक्वार्टर हमको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अभी जो एजेंसी के जो मतलब एग्जीक्यूटिव है, जो चेयरमैन है अभी वर्तमान में, HL दत्तू है, जस्टिस पूर्व न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो है अभी कौन है, अभी HL दत्तू है जो कि चेयरमैन के पद पर है। साथ में सेक्रेटरी जनरल देख सकते हैं हम, जयदीप गोविंद है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। आपको अधिकार समझ गए होंगे, मानव के अधिकार होते क्या हैं, जो इन सभी के अलावा जो है भेदभाव किए बगैर सबको समान रूप से प्राप्त होते, जीवन जीने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए, जब बात करें हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो एक प्रकार की एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब होता है, मैंने बताया था, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जिसको मतलब एक प्रकार से जिसका संविधान में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, यानी कि किसी प्रकार का आर्टिकल इसके अंतर्गत नहीं मिलता, तो इसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी, या फिर हम बोल सकते हैं सांविधिक निकाय इसको बोल सकते हैं। और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें हम देखें तो लिखित संविधान में वो अवेलेबल होता है, यानी कि उसका एक विशेष आर्टिकल होता है, या तो संशोधन के तहत या बिना किसी संशोधन के वो क्या होती है, पहले से दर्ज होती है संविधान में। परंतु ये जो सांविधिक निकाय है वो दर्ज नहीं होती है, ठीक है। इसका गठन जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ है, और इसका नाम हम देख सकते हैं जो है संसद के द्वारा किया गया है। इसका जो गठन है संसद के द्वारा किया गया है। साथ में हम देख सकते हैं 2006 और 2019 में 2 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। जो 2006 और 19 में जो संशोधन किया उसके बारे में यहाँ पे देख लेंगे आगे चलकर। अब इसको जो है मानव अधिकार तो हमने देख लिया, मानव अधिकारों का प्रहरी या फिर वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब वॉचडॉग की बात आती है, प्रहरी की अगर बात करें तो प्रहरी आपको संविधान में 4 देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कैग हो गया, UPSC हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये 4 संविधान के वॉचडॉग माने जाते हैं। उसी प्रकार मानव अधिकार का जो वॉचडॉग है या फिर प्रहरी है उसको बोला जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देखें तो संविधान द्वारा सभी निश्चित या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा निरूपित किए जाने वाले जो जीवन की स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार के संबंध में सारी चीज़ों की देखरेख ये करता है, कौन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके बाद आयोग की जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य हम देख सकते हैं, जैसे उन सभी जो संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना, एक प्रकार से देखें तो जिसके द्वारा
मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके, मतलब मानवाधिकार से संबंधित जो समस्या है उनका समाधान किया जा सके, इस प्रकार के जो संस्थागत व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम इस आयोग का होता है। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है जो अधिकार जो होते हैं मानव के, उसके अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना कि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। ठीक है, साथ में देखें तो जो प्रयास है, मतलब इस दिशा में जो किए गए प्रयास है उसको भी एक प्रकार से सशक्त बनाना किसका उद्देश्य होता है? मानवाधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य होता है। जब इसका ये सारी चीज़ें हमने देखे हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन अध्यक्ष और कौन कौन सदस्य होते हैं वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जो कमीशन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके संबंध में आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार की बहुसदस्यीय संस्था इसको बोला जा सकता है, यानी कि एक अध्यक्ष और अन्य जो है सदस्य से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक अध्यक्ष बोल सकते हैं। एक अध्यक्ष जो होता है भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, किसका? उच्चतम न्यायालय का। जैसे वर्तमान में हम देखें तो HL दत्तू महोदय जो है अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन या अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। 4 जो सदस्य होते हैं वो हम देख सकते हैं, एक तो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। दूसरी चीज़ एक उच्च न्यायालय यानी किसी भी हाई कोर्ट का जो कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और 2 जो अन्य हैं, मतलब एक ये हो गया और 2 जो अन्य हैं वो कौन होने चाहिए? मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या कार्य का अनुभव रखने वाले 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार मिलाकर 4 यहाँ पे सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष, टोटल 5 हो गए। अब इसके अलावा भी कुछ और सदस्य होते हैं जिनको हम एक प्रकार से जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उनके अतिरिक्त इनको बोल सकते हैं, जिनको बोला जाता है पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य आपको 7 देखने को मिलेंगे, हालांकि पहले कितने देखने को मिलते थे? 4। ठीक है, और 3 कब जोड़े गए? 3 जोड़े गए 2019 में जो संशोधन हुआ है मानवाधिकार आयोग में, मतलब जो संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2006 में एक संशोधन हुआ और दूसरा हुआ है 2019 में। तो 2019 में इनकी संख्या पदेन जो सदस्य उनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई। अब पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन जाएगा, तो इसको बोला जाता है पदेन। तो यहाँ हम देख सकते हैं 7 की लिस्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो है जाति आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा हम देख सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST कमीशन है उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको 102वां संविधान संशोधन हुआ है 2018 में, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है, तो इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, महिला आयोग के बारे में हमने पढ़ लिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं बाल अधिकारों की सुरक्षा संबंधित जो राष्ट्रीय आयोग है जो है उसके संबंध में भी हम देखें तो ये भी पदेन सदस्य होता है। और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त होता है, वो भी यहाँ पे पदेन सदस्य होता है। देखिए यहाँ पे आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो भी रेखा शर्मा देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ हम देख सकते हैं जैसे जो नेशनल कमीशन ऑफ जो माइनॉरिटीज़ है अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक में आपको सैयद गेरोल हसन रिजवी यहाँ देखने को मिलेंगे इसके अध्यक्ष के रूप में। अन्य के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जाकर देख सकते हैं गूगल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के, और यहाँ पे देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित। तो ये टोटल मिलाकर अगर इस पद पर कोई व्यक्ति आता है तो ऑटोमेटिक वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन जाएंगे, तो इनको बोला जाता है पदेन सदस्य, यानी कि 7 अभी वर्तमान में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमको देखने को मिलता है जब ये सदस्य और अध्यक्ष की हमने बात कर ली तो इनकी नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान भी देख लेते हैं। तो जैसे आयोग के जो अध्यक्ष है वह सदस्य है, उनकी नियुक्ति के संबंध में देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई जो गठित की गई 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, मतलब देखिए इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, जैसे हमने पीछे बात किए थे। परंतु उनको एक समिति की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। जो समिति बनाई जाएगी किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री के माध्यम से जो समिति बनाई जाएगी उसके भी कुछ सदस्य होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर बात करें तो देखिए जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। अब यहाँ दोनों तो हो गए लोकसभा और राज्यसभा के, संसद के दोनों सदन है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इनके मुख्य विपक्षी दल के नेता भी यहाँ पे होते हैं, यानी कि लोकसभा का विपक्ष का नेता भी होता है और राज्यसभा का विपक्ष का नेता होता है। तो दोनों हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर देखें केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। किसके सदस्य के रूप में? समिति के सदस्य के रूप में। तो इस प्रकार ये समिति का गठन किया जाता है और ये समिति फाइनल रूप में अगर राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश कर देती है नियुक्ति की तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जा सकती है। अब आगे आपको क्लियरली समझ में यहाँ पे, यानी कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी, परंतु सिफारिश की जरूरत पड़ेगी किसकी? समिति की। और समिति का गठन जो है
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाएगा। 6 सदस्य होते हैं इसमें, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो इनका जो है कार्यकाल पहले हुआ करता था 5 वर्ष, परंतु जब संशोधन हुआ तो संशोधन होने के पश्चात इसका जो कार्यकाल है 3 वर्ष कर दिया गया, और या तो 70 वर्ष। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 75 वर्ष में यहाँ ज्वाइन किया है तो 78 वर्ष में उसका क्या हो जाएगा, 65 वर्ष में यहाँ ज्वाइन किया है तो वो 68 वर्ष में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। परंतु कोई व्यक्ति 69 वर्ष में ज्वाइन किया है तो 70 वर्ष में वो बाहर हो जाएगा, मतलब 1 साल के आसपास वो अपने पद को ग्रहण करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्या 3 वर्ष पहले आया और यहाँ पे 70 वर्ष पहले आया, तो आप बात करिए यहाँ पे या तो 3 वर्ष उसने पूरा कर लिया हो या तो उसकी उम्र 70 वर्ष हो गई हो, दोनों में से जो भी पहले आए वो अपने पद पर बना रहेगा। अब कार्यकाल के पश्चात की अगर बात करें तो देखिए 3 वर्ष इसलिए किया गया है क्योंकि इसी में फिर से ज्वाइनिंग इनकी हो सकती है, परंतु कार्यकाल के पश्चात वो अन्य जगह जैसे कि सदस्य जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर या रोजगार के पद पर योग्य नहीं होंगे, ठीक है, परंतु इसी के पद पर यहाँ पे नियुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए 3 वर्ष की गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2019 के संशोधन के पश्चात इसको चेंज किया गया है। अब नेक्स्ट कार्यकाल तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं निष्कासन की। निष्कासन मतलब होता है हटाना या रिमूवल हम बोल सकते हैं। तो हटाने का जो प्रावधान है किसके द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसके अध्यक्ष और सदस्यों को विभिन्न प्रकार की कंडीशन, जैसे कि अगर उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरी चीज़ कार्यकाल के दौरान किसी रोजगार के पद पर, ये सारी चीज़ तो हम बार बार देखते आ रहे हैं, ठीक है, पीछे के जो आपने आयोग पढ़े हैं, तो अगर वो कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर या रोजगार के पद पर काम कर रहा हो तो उसको यहाँ से हटाया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक दृष्टि से कार्य करने में असमर्थ हो तो अपने यहाँ मतलब जो पद से उसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का जो सबूत है वो अगर सक्षम न्यायालय घोषणा कर देता है तो वहाँ पे इसको हटाया जा सकता है। दूसरी चीज़, न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, सजा याफ्ता हो, तो भी उसको हटाया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशन में से कोई भी एक भी हो तो भी उसको यहाँ से पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। एक और आधार हम देख सकते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाने का, तो हम देखें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दुराचरण और अक्षमता के कारण में, यानी कि जो हमने कदाचार देखे थे, तो कदाचार या अक्षमता के कारण अपने पद से इनको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अब ये चीज़ आप देखिए, दुराचरण या कदाचार की अगर पहचान है तो वो कौन करेगा, उसको सिद्ध करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट मतलब होता है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय यहाँ जांच करेगा और जांच के पश्चात वो पाएगा कि वो सही में व्यक्ति कैसा हो, वो व्यक्ति सही में या तो उन्हें कदाचार किया हो या फिर वो अक्षम हो, तो उसकी सिफारिश राष्ट्रपति महोदय की जाएगी और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस आधार पर इसको हटाया जा सकता है अपने पद से, ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों को। इसके अलावा जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आयोग है। तो सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार के द्वारा इसका जो है निर्धारण किया जाएगा। परंतु नियुक्ति के उपरांत अगर बात करें हम, तो नियुक्ति के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं होगा, यानी कि जब एक बार डिसीजन सारी चीज़ों का ले लिया जाता है तो उसके पद छोड़ने तक यहाँ पर किसी प्रकार का परिवर्तन या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथ में हम देख सकते हैं, देखिए जो इस प्रकार का उसको स्वतंत्रता मिली, मतलब इस प्रकार का जो उपबंध किया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है, मतलब यहाँ पे कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो उसका उद्देश्य क्या है, आयोग की कार्यशैली को स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी प्रदान करना, स्वाधीनता प्रदान करना और निष्पक्षता प्रदान करना, इसका मुख्य टारगेट होता है। तो ये चीज़ें हमने देखें किसके संबंध में, राष्ट्रीय आयोग के संबंध में ये चीज़ें देखें। अब बात कर लेते हैं हम आयोग के कुछ कार्य, ठीक है, कार्य मतलब उसके फंक्शंस होते हैं। यही सेम टू सेम आपको राज्य के संबंध में भी देखने को मिलेंगे, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके संबंध में भी ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो उसको हम फटाफट यहाँ पे स्किप कर लेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसी के संबंध में। तो जैसे सबसे पहला जो कार्य होता है इसका, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो भी मामला है उसकी जांच करना तथा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत जो मानव अधिकार उल्लंघन है उसकी प्रार्थना, जिसकी वह अवहेलना करता हो उसकी जांच और स्वप्रेरणा या फिर न्यायालय के आदेश से करना, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है, मानव अधिकार से संबंधित जो कार्यवाही है उसमें भी हस्तक्षेप करने का काम होता है, मतलब कोई मानव अधिकार से संबंधित कोई मामला न्यायालय में लंबित है या बहुत दिनों से उसका फैसला नहीं आया है तो उसके संबंध में भी हस्तक्षेप करने का कार्य आयोग का होता है। जेल या बंदी गृह की अगर बात करें तो वहाँ जाकर यहाँ पे क्या करना, स्थिति का अध्ययन करना। देखिए जेल में जो बंद होते हैं वो भी एक प्रकार मानव होते हैं, अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो एक प्रकार से इनके द्वारा जांच की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा संवैधानिक और विधिक उपबंधों की अगर बात करें तो उसकी भी समीक्षा की जाती है, जैसे जो मानव अधिकार है उसकी रक्षा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपाय की सिफारिश भी की जाती है इनके द्वारा।
साथ में जो आतंकवाद सहित जो सभी कारण हैं उसकी भी समीक्षा की जाती है जिनसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तथा इनके बचाव के जो उपाय है उसकी भी सिफारिश की जाती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है इसके फंक्शन या कार्य के रूप में। तो यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी ट्रीटीज होती हैं, तो मानव जो अधिकार से संबंधित यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात की जा रही है, तो उसका अध्ययन करना और उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने की सिफारिश इनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय मानव आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए हम देखें नेक्स्ट, तो जैसे रिसर्च और जो प्रोत्साहन है उसका भी कार्य यहाँ देखने को मिलता है मानव अधिकार के द्वारा। विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं हम, जैसे जो मानव अधिकार उसके क्षेत्र में हमको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। लोगों के बीच में मानव अधिकारों की जानकारी फैलाना, ठीक है, मानव के अधिकार क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ जानकारी फैलाना। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके लिए प्रसार कर रहा हूँ इन चीज़ों का, तो उसी प्रकार आप सभी भी दूसरों को बता सकते हैं। तो ये मानव अधिकार आयोग भी इसी प्रकार का कुछ काम करता है, उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना इसका काम होता है। साथ में जो मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन जो कार्यरत है उनका प्रयासों की सराहना करना, मतलब अगर शाबाशी दी जाएगी तो वो और अच्छे से काम करेंगे, तो ये काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानव अधिकार के लिए क्या करना, मानव अधिकार के प्रचार के लिए आवश्यक हो, तो ये सारी चीज़ इसके द्वारा की जाती है। तो ये तो हो गए इसके क्या फंक्शंस, यानी कि इसके कार्य हमने देखे। इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो आयोग है, आयोग की कार्यप्रणाली, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगी वो हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इसका प्रधान कार्यालय हमने देखा दिल्ली में देखने को मिलता है। अब दिल्ली में तो है, दिल्ली के अलावा भी अगर चाहे तो यहाँ पे भारत में अन्य जो स्थान है उस पर भी ये कार्यालय क्या कर सकता है। जैसे दिल्ली की अगर बात करें उत्तर भारत की तरफ हो गया, तो वो दक्षिण भारत में या पूर्वोत्तर भारत में भी अपना कार्यालय खोल सकता है, इस प्रकार की पावर इसको दी जाती है। दूसरी चीज़, आयोग अपनी कार्यप्रणाली जो है, अपनी कार्यप्रणाली, अपनी खुद की कार्यप्रणाली उसकी है आयोग की, और वो है इस संबंध में यहाँ प्रोसेस करने के लिए खुद एक प्रकार से अधिकृत यहाँ पे माना जाता है। दूसरी चीज़, इसको पावर कैसी होती है, सिविल न्यायालय की पावर होती है, सभी प्रकार की शक्तियाँ और अधिकार यहाँ देखने को मिलते हैं। इसका चरित्र एक प्रकार का न्यायिक होता है, न्यायिक मतलब जैसे हमारा न्यायालय होता है उसी प्रकार इसका चरित्र भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार से किसी भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग ये कर सकता है जो कि मानवाधिकार से संबंधित हो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रधान कार्यालय हमने देख ली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली। अब इसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट जो चीज़ें हमको देखने को मिलती है, कुछ और चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। ये तो सेम टू सेम इसी कॉपी है। तो देखिए जो आयोग है, आयोग के पास मानव अधिकारों को उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए एक प्रकार से स्वयं का क्या होता है, जांच दल भी होता है, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, जो अपनी जांच है वो करवा सकता है। इसके अलावा जो केंद्र है और राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या फिर जांच एजेंसी की सेवाएं उसके द्वारा ली जा सकती है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच प्रभावशाली जो सहभागिता वो भी देखने को मिलती है। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए भी अधिकृत नहीं है जो किसी एक प्रकार से एक वर्ष से ज़्यादा उसका घटनाक्रम हो गया। जैसे मान लीजिए अभी से लेकर एक वर्ष तक का अगर मामला है तो वो देख लेगा, पर एक वर्ष से अगर ज़्यादा हो गया तो मानव अधिकार आयोग के संबंध में, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार का मामला देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जांच के दौरान ये तो हमने देख लिए, स्वयं का जांच दल है, किसी भी एजेंसी की वो सहायता ले सकता है और एक साल से ज़्यादा के मामले में वो अधिकृत नहीं होगा। जांच के दौरान हम देख सकते हैं, जांच के दौरान वो क्या क्या कदम उठा सकता है, तो वो हमको देखने को मिलता है। देखिए जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए यहाँ पे सिफारिश मतलब जो संबंधित सरकार है या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। दूसरी चीज़ यह जो है दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है, कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में जो सरकार है या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश कर सकता है। आयोग जो है, आयोग इस संबंध में देखें तो आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। तो ये इस प्रकार के कदम राष्ट्रीय मानव आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा आयोग की जो भूमिका है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए, वो हमको देखने को मिलता है। तो देखिए एक प्रकार की सिफारिश करने वाली या सलाहकार बॉडी इसको बोला जा सकता है। मतलब इसकी जो सिफारिश किया गया है, इसके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो एक प्रकार से गवर्नमेंट के ऊपर बाध्य नहीं होते हैं। पर बाध्य नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इग्नोर कर दोगे उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको कारण बताना पड़ेगा आपको कि क्यों इसकी सिफारिश को इग्नोर किया जा रहा है। तो इस हिसाब से हम देखें तो कार्य इसका कैसा होता है, सिफारिश होता है और सलाहकार जैसा इसका कार्य हो सकता है।
इसके अलावा हम देख सकते हैं आयोग जो है मानव अधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार यहाँ पे नहीं रखता है, ना ही आयोग जो है पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता या आर्थिक सहायता दे सकता है। तो इस प्रकार के अधिकार इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलते हैं। आयोग की जो है आयोग की सिफारिश संबंधित सरकार या फिर हम बोलें तो अधिकारी पर बाध्य नहीं होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इग्नोर कर दे, तो उसको कारण बताना पड़ता है। मतलब कारण कब बताना पड़ेगा, अगर इसने सिफारिश की है तो 1 महीने के अंदर उसको कारण बताना पड़ेगा कि भाई क्यों इसकी जो है सिफारिश को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार अगर कारण बता दिए तो इग्नोर किया जा सकता है। इसके अलावा जो सिफारिश है ये तो हमने देख लिए। देखिए कोई भी जो सरकार है मतलब आयोग अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और कोई भी सरकार इस सिफारिश को नकार नहीं सकती, ठीक है। तो हमने देखे इसके संबंध में। और अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है आयोग के द्वारा, जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट किसको प्रदान की जाती है, केंद्र सरकार को प्रदान की जाती है और संबंधित राज्यों को वो भेजता है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं आयोग की भूमिका के रूप में देखें हमने। फिर आयोग के द्वारा कुछ यहाँ पे विभिन्न प्रकार के केसों का निवारण किया गया है। तो कौन कौन से देखें, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति से संबंधित यहाँ पे ये अपने हाथ में लिया इन्होंने। रांची, आगरा, ग्वालियर में जो मानसिक अस्पताल है उसकी अस्पतालों का संचालन से संबंधित मामला। आगरा स्थित सरकारी सुरक्षा गृह का संचालन। भोजन का अधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 की समीक्षा। बाल अधिकार पर अभिसमय से संबंधित प्रोटोकॉल हम देख सकते हैं। इसके अलावा सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों को रोजगार में जो है जाने से रोकना। बाल श्रम की समाप्ति। बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शिका। महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार, साथ में पर्यटन एवं अवैध व्यापार के रोक के लिए संवेदी कारण यहाँ हम देख सकते हैं कार्यक्रम। मातृत्व, रक्त अल्पता तथा मानवाधिकार के संबंध में रेलगाड़ियों में महिलाओं का उत्पीड़न हम देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य केस देखने को मिलते हैं, जैसे हाथ में मैला साफ करने की प्रथा का अंत, दलितों से संबंधित मामले, उन पर किए जाने वाले अत्याचार सहित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले हम देख सकते हैं। HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार, जनसंख्या नीति, विकास एवं मानवाधिकार, विद्रोह एवं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण। पुलिस द्वारा निगरानी भी जो है मतलब पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी है वो भी शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा में मतलब उसी के लिए दिशा निर्देश हम देख सकते हैं। शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकार, साक्षरता एवं जागरूकता को बढ़ावा देना, ये सारे केस जो है इसके हाथ में लिए जा चुके हैं। तो इन कार्यों का निष्पादन इसके द्वारा किया जा चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 भी आया, इसके संबंध में भी हमको देख सकते हैं। देखिए सदस्यों की संख्या यहाँ घटाकर 5 से 3 कर दी गई। सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया। अनुसंधान मशीनरों को मजबूत बनाने का यहाँ काम किया गया। क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार भी जो है देकर सशक्त बनाया गया। बंदी गृह में जाने का अधिकार यहाँ पे दिया गया इसको, और साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को भी मजबूती दी गई। इसके अलावा शिकायतों को संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर सकता है। ये सारे पावर दिए गए 2006 के अधिनियम में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो अब हम इसके बाद देखने वाले हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में, जो राज्य के संबंध में है। अभी हमने देखे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, इसको बोलते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जैसे जो मध्य प्रदेश है उसके संबंध में हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संबंध में देखें तो 13 दिसंबर 1995 को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से यहाँ स्थापना देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग तिथि पे देखने को मिलती है। और जो सेंट्रल लेवल पर हमने देखे थे 12 अक्टूबर 1993 को जो है मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, और मध्य प्रदेश में आप ये देख सकते हैं। और ये जो स्थापना की गई इसके संबंध में हम देख सकते हैं, देखिए स्पष्ट रूप से इनकी स्वतंत्रता, इनकी समानता, सम्मान और जो है मतलब जो जीवन जीने के लिए जो भी प्रत्येक व्यक्ति है उसको मिलने के बावजूद यहाँ महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के हनन पर मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेता है, और जो न्याय है न्याय दिलाने के लिए वो काम करता है। किसके संबंध में? राज्य के संबंध में, और खास करके अगर बात करें मध्य प्रदेश के संबंध में। तो ये हमने मध्य प्रदेश के संबंध में देखे हैं। अब यहाँ हम जो है चीज़ें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कॉमन रूप से जो देखी जाती है उनके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। अब देखिए जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993 में, ये क्या करता है? ये तो एक प्रकार से राष्ट्रीय लेवल पर प्रावधान करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, और दूसरा जो 28 राज्य है, 28 राज्य, हालांकि कुछ राज्य में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो 28 राज्यों के अंतर्गत किसी भी राज्य के द्वारा यहाँ पे आधिकारिक राजपत्र जो सूचना है, यानी कि 25 राज्य अभी वर्तमान में देखने को मिलेंगे। 25 राज्यों ने आधिकारिक रूप से राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है। इसके अलावा जो राज्य मानवाधिकार है वो केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है जो संविधान की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत दिया गया है।
तो सूची की अगर बात करें तो सूची 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो देखिए संघ सूची में कानून बनाने का काम या जो भी उसके संबंध में जो विषय है उसकी निगरानी का काम सारा किसका होता है, केंद्र का होता है। ठीक है। और दूसरी अगर बात करें राज्य की, तो राज्य के संबंध में जो भी विषय दिए गए हैं उसमें उससे संबंधित जो भी काम करना है वो कौन करेगा, राज्य करेगा। इसके अलावा समवर्ती सूची की अगर बात करें तो ये दोनों मिलकर जो है समवर्ती सूची पर काम करेंगे। तो यहाँ राज्य मानव अधिकार आयोग की बात की जा रही है। यह उन्हीं मामलों से संबंधित जो है, मतलब मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ है किससे संबंधित हो, या तो राज्य से संबंधित हो या समवर्ती सूची, इन दोनों से संबंधित होगा तो ही ये क्या करेगा, मानवाधिकार से संबंधित जो है उल्लंघन की जांच करेगा। जो एक प्रकार से देखें तो, और राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखें तो वो यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये है राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में विशेष प्रावधान। इसके अलावा हम देख सकते हैं यदि जो मामला है, यानी कि देखिए इस प्रकार का जो किसी मामला है उसकी जांच NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही हो तो भी ये बीच में नहीं आएगा। जैसे कोई मामला है, देखिए पहली चीज़ तो वो संघ के क्षेत्र में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई मामला NHRC या फिर कोई अन्य जो विधिक निकाय है उसके अंतर्गत वो मामला क्या हो रहा है, अभी संज्ञान में है, तो ये इसके बीच में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आयोग की जो स्थापना है उसके मुख्य उद्देश्य, जैसे कि हमने वहाँ पे देखे थे, संस्थागत जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना ताकि जो मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे हैं उनका समाधान किया जा सके। अतिक्रमण जो है, अधिकारों का अतिक्रमण, उसको जो है सरकार से स्वतंत्र रूप में देखा जा सकता है, यानी कि सरकार से इस तरह स्वतंत्र रूप से देखना ताकि जो सरकार है उसका ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकार की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। तो ये भी यहाँ ध्यान में रखना, जो हमने NHRC के संबंध में देखे थे सेम टू सेम आपको SHRC के संबंध में देखने को मिलेगा। इस दिशा में मानवाधिकार जो मानवाधिकार है उससे संबंधित दिशा में प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना भी इसका काम होता है। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। तो ये तो हो गई NHRC के संबंध में जो हमने देखे थे उसी के जैसे हमको देखने को मिलेगी। अब जो संरचना है या स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। तो ये देखिए एक प्रकार से बहुसदस्यीय संस्था इसको बोला जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष देखने को मिलता है। जो होता है अध्यक्ष कौन होता है, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। और NHRC में हमने देखे थे, NHRC में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है। और 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, वहाँ पे 4 सदस्य हुआ करते थे, यहाँ पे 2 सदस्य है। 2 सदस्य कौन कौन देख सकते हैं हम, एक सदस्य तो उच्च न्यायालय में जो कार्यरत है या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को हम यहाँ पे एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी चीज, राज्य के जो जिला न्यायालय है उसका कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो, वो भी एक प्रकार से यहाँ सदस्य बन सकता है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब जैसे वहाँ पे नियुक्ति और कार्यकाल हमने देखे थे NHRC के संबंध में, उसी प्रकार SHRC के संबंध में नियुक्ति इसकी की जाती है राज्यपाल महोदय के द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर। समिति कौन होती है, समिति के अंतर्गत हम देख सकते हैं जो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री यहाँ देखने को मिलता है, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री, इसके अलावा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, या फिर हम बोल सकते हैं अगर किसी राज्य में राज्य विधान परिषद भी है तो उसका भी विपक्ष का नेता यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, विपक्ष का और उसका पक्ष का नेता दोनों ही मतलब यहाँ देखने को मिलता है। अभी हमने विधानसभा इसलिए लिखे क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में हमको विधानसभा ही देखने को मिलती है, राज्य विधान परिषद हमको किन्हीं राज्यों में ही देखने को मिलती है। तो चलिए एक क्वेश्चन निकल कर आता है, राज्य विधान परिषद जो है कौन कौन से राज्य में अभी वर्तमान में भारत के अंतर्गत है, ये आपको आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। इसके अतिरिक्त कौन होता है इसका सदस्य, इसके अतिरिक्त हम देखें तो राज्य जो हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस, उसकी सलाह पर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा जिला न्यायालय में कार्यरत एक जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति यहाँ पे की जा सकती है। तो कंप्लीट रूप से एक समिति का निर्माण करते हैं, इस समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है किसको, राज्यपाल महोदय को, तब कहीं जाकर इसके जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अब जब नियुक्ति की जाती है तो उसके बाद उसका कार्यकाल हम देख लेते हैं, कार्यकाल कितना होगा। तो यहाँ देखिए कार्यकाल की अगर बात करें तो जैसे हमने वहाँ पे देखे तो सेम टू सेम हमको यहाँ देखने को मिलेगा, या तो 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष में अपना जो है कार्य वो पद से त्याग पत्र दे देंगे या निकल जाएंगे, या फिर उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई हो। दोनों में से जो भी पहले आए मतलब इस कंडीशन तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ देखिए पहले 5 वर्ष था, परंतु 2019 में जब संशोधन हुआ तो यहाँ 3 वर्ष कर दिया गया। क्या उद्देश्य है इसका 3 वर्ष करने का, क्योंकि
फिर से पुनः उनको इसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। परंतु अगर कार्यकाल के पश्चात वो बोले कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर जो है ज्वाइन करें, तो इस प्रकार की कंडीशन इनके लिए उपलब्ध नहीं है। मतलब कार्यकाल के पश्चात वो लाभ के पद को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी कंडीशन मतलब इसी पद पर वो ज्वाइन हो सकते हैं, पर यहाँ अलग से किसी प्रकार से लाभ के पद पर ज्वाइन नहीं हो सकते। कार्यकाल के बाद हम देखने वाले हैं निष्कासन या इसका रिमूवल हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग तो इनकी की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा, पर आपको रिमूवल देखने को मिलेगा ओनली राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, केवल राष्ट्रपति जो है वो अध्यक्ष और सदस्यों को विभिन्न कंडीशन, जैसे कि वो दिवालिया हो गए हो या वो अपने कार्य क्षेत्र मतलब अपने कार्य के दौरान किसी अन्य कार्य क्षेत्र में रोजगार कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो है किसी शारीरिक और मानसिक कारणों से असमर्थ हो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जो सक्षम न्यायालय ने यहाँ पे क्या किया हो उसकी घोषणा कर दी गई हो, और न्यायालय द्वारा अगर दोषी करार दे दी गई हो या सजा याफ्ता हो, तो इस कंडीशन पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। कंडीशन याद रखना है, हटाने ज्वाइनिंग करने के लिए राज्यपाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं और हटाने के लिए राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आधार भी हम देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको दुराचरण या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो क्या राष्ट्रपति महोदय इस प्रकार की कंडीशन तय कर सकते हैं? नहीं, ये जो कंडीशन है सिद्ध होनी चाहिए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जांच की जाएगी और फिर उसके कदाचार और अक्षमता की जांच करने के पश्चात यहाँ पे इनको एक प्रकार से राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश की जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य है उनकी सेवा शर्तें का निर्धारण जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वहाँ एनएचआरसी में हमने देखा था केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जो उद्देश्य है इसका मतलब नियुक्ति और इससे संबंधित देखें तो देखिए ये वेतन भत्ते जो होते हैं इनके निर्धारित करने के पश्चात बीच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको बोला जा सकता है अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस प्रकार के उद्देश्य क्या है, जैसे हमने वहाँ देखे थे आयोग की कार्यशैली को स्वायत्तता या ऑटोनॉमी प्रदान करना, स्वाधीनता प्रदान करना, निष्पक्षता प्रदान करना, ताकि वो आसानी से सारे जो अपने काम है वो कर सके। तो इस प्रकार की कंडीशन हम देख सकते हैं काय में, राज्य मानव अधिकार आयोग में। अब यहाँ मानव अधिकार राज्य मानव अधिकार आयोग के जो कार्य है सेम टू सेम हमको एनएचआरसी के जैसे मिलेंगे, फिर भी हम एक जो है एक नज़र यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसकी कार्यप्रणाली के बारे में देखेंगे। तो देखिए जहाँ भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उससे संबंधित जो भी मामले हैं उनकी जांच करना इसका काम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत जो मानव अधिकार उल्लंघन है उसकी प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो तो उसकी भी जाँच करना। ठीक है, और न्यायालय के जो आदेश है उससे भी किया जा सकता है यहाँ पे इसके द्वारा जो काम है। फिर न्यायालय में जो लंबित किसी प्रकार के मानव अधिकार से संबंधित जो मामला है उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। साथ में हम देखें तो जेल और बंदी गृह में जाकर उनकी स्थिति का अध्ययन करना जहाँ पे मानव को गिरफ्तार करके रखा गया है, ठीक है, या फिर जेल में बंद करके रखा गया है, वहाँ पर भी जांच करना मानव अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित। फिर इसके बाद जो है हम देख सकते हैं मानव अधिकार की रक्षा हेतु जो बनाए गए संवैधानिक और गैर विधिक उपबंध है उसकी भी समीक्षा करना, रिव्यू करना और इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय की सिफारिश करना इसका काम होता है। इसके अलावा आतंकवाद सहित सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानव अधिकारों को खतरा है या मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इनके बचाव से संबंधित सिफारिश करना। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ है उससे संबंधित भी यहाँ पे क्या करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित जो दस्तावेज है उनका अध्ययन करना और सिफारिश करना इसके संबंध में। मानव अधिकारों के संबंध में शोध करना, शोध और उसे प्रोत्साहित करना, लोगों के बीच में मानव अधिकार से संबंधित जानकारी को फैलाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके, और जो गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको और प्रोत्साहन देना, उनको उनकी मतलब एक प्रकार से प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित करना उनको। इसके अलावा कुछ ऐसे आवश्यक कार्य जो मानव अधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हो तो उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित करना इसका काम होता है। तो ये देखिए हमने सेम टू सेम एनएचआरसी के जैसे आपको वर्क मिलेंगे, इसके कार्य मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, तो आप वहाँ याद रख लीजिए, यहाँ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। तो दोनों को कंपेयर करके चलिए आप, ठीक है। अब देखिए आयोग जो है उसकी कार्यप्रणाली जैसे हमारी मतलब जो एनएचआरसी थी, एनएचआरसी के तहत हमने कार्यप्रणाली देखे थे, उसी प्रकार हमको आयोग जो है राज्य मानव अधिकार आयोग उसकी एक अपनी कार्यप्रणाली होती है जिसे करने के लिए वो स्वयं अधिकृत होता है, ठीक है, किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिस प्रकार सिविल न्यायालय को पावर होती है उसी प्रकार इसकी भी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, और इसका जो चरित्र है वो न्यायिक होता है। न्यायिक मतलब न्यायालय जैसे इसके चरित्र भी न्यायिक होता है, ठीक है।
इसके अलावा यह किसी मामले की जो सुनवाई है उसके लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को भी निर्देश दे सकता है। साथ में आयोग किसी ऐसे मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जो कि 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया हो, यानी कि 1 वर्ष से अंदर का जो मामला है उसको ये क्या कर सकता है, जांच में ले सकता है, परंतु 1 वर्ष से अधिक का जो मामला है जिसकी समय सीमा 1 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो वो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा राज्य मानव अधिकार आयोग के, जिस प्रकार हमने एनएचआरसी देखा था। इसके अलावा जांच के दौरान वो विभिन्न प्रकार के कदम उठा सकता है, जैसे कि एनएचआरसी को हमने देखे थे, जैसे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्षतिपूर्ति या नुकसान के संबंध में भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। एक प्रकार से यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण यानी बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। साथ में संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार का अगर जो मतलब मानवाधिकार से संबंधित जो आवश्यक निर्देश है, आदेश है, रिट है, उसके लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी वो जा सकता है। तो इस प्रकार ये कदम उठाने का काम किसका होता है, राज्य मानव अधिकार आयोग का। जिस प्रकार हमने एनएचआरसी देखे थे उसी प्रकार यहाँ हमको ये देखने को मिलता है राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। अब आयोग की भूमिका, जिस प्रकार हमने एनएचआरसी देखे थे उसी प्रकार यहाँ भी एक प्रकार से सिफारिश, इसकी सलाहकारी या सिफारिश करने का काम होता है, और दंड देने का अधिकार इसको दोषी को बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता देने का मतलब इस प्रकार से पावर भी नहीं है। इसके अलावा इसकी जो सिफारिश है वो बाध्यकारी नहीं है, परंतु बाध्यकारी क्यों नहीं है उसको 1 महीने के अंदर बताना पड़ता है। आयोग अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और कोई भी सरकार इस सिफारिश को नकार नहीं सकती, कारण बताकर मतलब कंप्लीट कारण यहाँ बताना पड़ेगा। और इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो क्या की जा सकती है, वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य को यहाँ भेजी जाती है। संबंधित राज्य जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश राज्य को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। चलिए, यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलती है हमको, ह्यूमन राइट कोर्ट। ठीक है, जो मानवाधिकार न्यायालय है उसके संबंध में देखने वाले हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में एक प्रावधान भी था जिसके अंतर्गत जो मानवाधिकार उसके उल्लंघन के मामले को तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे बोलते हैं ह्यूमन राइट कोर्ट। ठीक है, इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो चीफ जस्टिस है मुख्य उच्च न्यायालय का, ठीक है, उसकी सलाह पर ही इसकी जो स्थापना की जा सकती है। और प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किया जा सकता है। किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकती है जिसे कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। तो ये है एक प्रकार से ह्यूमन राइट कोर्ट। ठीक है, प्रत्येक राज्य यहाँ पे इसकी स्थापना कर सकते हैं, परंतु चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है उसकी यहाँ पे परमिशन होनी चाहिए, उसकी सलाह होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखे यहाँ पे ह्यूमन राइट कोर्ट के बारे में। और यहाँ हम देख सकते हैं जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखें। तो चलिए एक बार जो है हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं। तो हम अगर आगे की जो चीज़ें पढ़ते हैं जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये हमारा बहुत बड़ा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर, तो उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े हैं। हमने पढ़े हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हमने बात किए थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसको बोला जाता है। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 की इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके संबंध में हमने इसके मुख्य उद्देश्य जाने, आयोग की संरचना के बारे में जाने, फिर हमने देखे नियुक्ति और कार्यकाल, साथ में जो है उसका निष्कासन के बारे में देखें, इसके अलावा उसके कार्य या फंक्शंस के बारे में देखें और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में देखा। साथ में हमने जो है जांच के दौरान वो क्या क्या कदम उठा सकते हैं वो भी हमने देखें, उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए और इसके द्वारा अभी तक कौन कौन से मामले जो है निष्पादित किए जा चुके हैं, मतलब अपने हाथ में लेकर वो है उसके द्वारा निष्पादित किए जा चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पे मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के बारे में हमने जाना, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जाना, जैसे कि इसके संबंध में हमने बहुत सारी चीज़ें देखें। आयोग की स्थापना के संबंध में मुख्य उद्देश्य जो एनएचआरसी के संबंधित है, आयोग की संरचना देखें हमने राज्य मानव अधिकार आयोग की, नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में देखा, निष्कासन देखा जो केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा आयोग के कार्य हमने देखे, फिर हमने जो है आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में देखा और जांच के दौरान वो क्या कदम उठा सकता है, उसकी भूमिका कैसी है होगी, और ह्यूमन राइट कोर्ट के बारे में जाना जो कि मानवाधिकार से संबंधित जो मामले है उसका शीघ्र यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मतलब समाधान किया जा सकता है, जो कि हर जिले में चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है उसकी सलाह पर यहाँ इसकी स्थापना की जा सकती है। तो इस प्रकार हमारा ह्यूमन राइट कमीशन जो है मानवाधिकार आयोग जो कि राष्ट्र मतलब एक प्रकार से केंद्र और राज्य दोनों में देखने को मिलेगा। हालांकि आपको एक ही टॉपिक वहाँ देखने को मिलेगा पर हमको दोनों यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है, केंद्र और राज्य का। अब इसके बाद जो हम बाकी के बचे हमारे जवाबदेही एवं अधिकार से संबंधित,
वो हम कंप्लीट कर लेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करें अगर किसी प्रकार का सुझाव हो, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, दूसरों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जो है इस कोर्स से जोड़ें ताकि सबको फ़ायदा होते चले यहाँ पे। और आप जो है उत्तर लेखन के लिए, मतलब जो मेंस आंसर राइटिंग है, उसके लिए आप टेलीग्राम जो चैनल है और ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप सजेशन दे सकते हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में, और इसको ज्वाइन करोगे तो आप हमसे जो है 1 to 1 कनेक्ट रहोगे। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप जो है आसानी से यहाँ सॉल्व मिल सकता है आपको। ठीक है, समाधान मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से लेकर आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।